वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं वायरसेस। मैंने आपको ऑलरेडी वायरोइड, प्रायंस एंड वायरोसोइड्स पढ़ा दिए हैं, लाइकेंस एंड माइकोराइजा भी बता दिया है। अब हम बात करेंगे वायरसेस की। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यही है और इस टॉपिक में हम पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नीडेड है वो भी डिस्कस करेंगे। आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। फर्स्ट टाइम आपको वीडियो सिर्फ सुननी है, समझनी है। सेकंड टाइम उससे नोट्स लेने हैं। उसके बाद वीडियो का काम खत्म। उसके बाद आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के साथ कंसेप्चुलाइज करेंगे एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पिन कर देंगे, ठीक है? दैट्स ऑल। अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे वायरसेस का नाम दिया गया और क्या क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और एनसीईआरटी वायरसेस के बारे में क्या क्या बात करती है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? तो हम वायरस के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। वायरस, एक बार मुझे एक पेन सेलेक्ट करना है। यस। तो सबसे पहले वायरस, ये वर्ड क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, मतलब वेनम, जहर। और ये नाम दिया था पास्चर ने। तो कुछ एनसीईआरटीज में बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग एरर डीजे इवानोवस्की आ रहा होगा बेटा। बीच में एनसीईआरटी में प्रिंटिंग एरर आई थी, आई थिंक 2019 के अराउंड आई थी। तो कुछ एनसीईआरटीज में आपको डीजे इवानोवस्की मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। वायरस की नेमिंग किसने करी थी? पास्चर ने ही की थी। वो प्रिंटिंग एरर है। अब आप ये मत समझिएगा कि आंसर तो एनसीईआरटी से जाएगा, प्रिंटिंग एरर से कभी आंसर नहीं जाता। तो वायरस लैटिन वर्ड है और मैंने आपकी सहूलियत के लिए नोट्स भी पहले से बना दी ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए। लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। और ये नाम किसने दिया था? पास्चर ने दिया। ठीक है। अब जो वायरस है इसको क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं मिला, जैसे कि लाइकेंस को नहीं मिला, माइक्रोराइजा को नहीं मिला, या फिर हम वायरोइड्स की बात करें, प्रायंस की बात करें, वायरसेस को भी कोई प्लेस नहीं मिला। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि वायरसेस को हम मानते हैं कि दे आर समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, वो ट्रूली लिविंग नहीं है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं मिला। तो अगर आपको एआर टाइप क्वेश्चंस आ जाता है, नीट में एआर टाइप क्वेश्चंस आते रहते हैं, अगर ये आता है तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है? वायरसेस को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट की वो बिना होस्ट सेल के अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते, तो क्या हो गए? ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वायरसेस आर समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ठीक है? अभी क्या करते हैं, ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल की मशीनरी ले लेते हैं। अब एक बार हम एनसीईआरटी पर चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने बोला कि 5 किंगडम में हमें विटेकर ने वायरसेस, वायरोइड, प्रायंस, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, इनको कोई प्लेस नहीं दिया। ठीक है, और अब हम इनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो दे हैव स्टार्टेड वायरसेस का इंट्रोडक्शन विद द लाइन कि आप सबको फ्लू हुआ होगा और वो जो फ्लू होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वायरस। सो वायरस को कोई भी प्लेस नहीं मिला। मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मिला वायरस को प्लेस, क्योंकि दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। ठीक है, वायरसेस को हम नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। और ये जब तक होस्ट सेल के अंदर है तब तक ही वायरस है, अदरवाइज ये विरियन होते हैं, मतलब ये इनर्ट रहते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर इनर्ट स्ट्रक्चर होती है। आप सबको पता है कि वायरस को अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल की जरूरत है। अगर उसे होस्ट सेल नहीं मिलती तो उसकी स्ट्रक्चर जो रहेगी वो इनर्ट रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास है ये मैंने आपको बताया कि दे विल टेक अप द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। कैसे? इनके पास खुद के एंजाइम्स नहीं है बेटा। अगर इसको रेप्लिकेट करना है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, मेटाबॉलिज्म शो करना है, तो ये एंजाइम्स कहाँ से लेगा? होस्ट सेल से। और इसके लिए उसे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना पड़ेगा और उसकी मशीनरी को टेकअप करना पड़ेगा। तो
जब ये ऐसा करता है तो कई बार वो सेल मर भी जाती है, मतलब ये डेंजरस भी है। ठीक है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? आप बोलोगे दिस इज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि अगर हम लिविंग के क्राइटेरिया देखें तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग का क्राइटेरिया है। क्या वायरसेस के अंदर सेल है? नहीं, वायरसेस के अंदर सेल नहीं है। एज ए रिजल्ट वो लिविंग और नॉन लिविंग वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि मैम लिविंग में तो नहीं फिट हो रहा है, समझ आ रहा है कि सेल नहीं है, नॉन लिविंग तो कह सकते हैं ना। नॉन लिविंग नहीं कह सकते, बने तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, समथिंग विच इज मेकिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ मिलेगा। जब इसके अंदर सारी चीजें वही है, बायोलॉजिकल सिस्टम वाली चीजें हैं, तो हम इसे नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। तो हम समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ये वर्ड यूज करते हैं, या फिर ट्रूली ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर वर्ड यूज करते हैं। आपको याद रखना है इसकी नेमिंग किसने की थी? पास्चर ने। एनसीईआरटी में प्रिंटिंग एरर है, जरूरी नहीं आपकी एनसीईआरटी में प्रिंटिंग एरर हो, बहुत सारी और एनसीईआरटीज है मार्केट में, ओल्ड वर्जन्स, न्यू वर्जन्स, जिनमें प्रिंटिंग एरर है। बट आपको याद रखना है डीजे वैनोवस्की ने नाम नहीं दिया था, 1880 में नाम पहले दिया जा चुका था, पास्चर ने नाम दिया, जिसका मतलब होता है जहर, वायरस मतलब जहर। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं डिमित्री डीजे इवानोवस्की, जिनको मैं बोल रही हूँ, दैट इज नथिंग बट डिमित्री इवानोवस्की, 1892। डिमित्री इवानोवस्की ने क्या किया? उन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस पे काम किया, और टोबैको मोज़ैक वायरस मतलब टोबैको प्लांट पे काम किया। उन्होंने ये बोला कि इस प्लांट के अंदर मोज़ैक डिजीज है, मतलब पैचेस में जो कलर अपीयर हो रहा है लीफ के अंदर, और ये जो मोज़ैक डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय सर्टेन एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दी? कि उन्होंने काम किया टोबैको प्लांट पे, टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा था टोबैको मोज़ैक वायरस से। उन्होंने बोला ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस है, वायरस तो बाद में डिड्यूस किया गया, लेकिन पहले तो क्या बोला, ये जो कॉजेटिव एजेंट है, ये कॉजेटिव एजेंट जो डिजीज कॉज कर रहा है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, मतलब बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं, जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं, ये उनको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उनसे छोटा है, साइज में अगर छोटा होगा तो जब हम छानेंगे तो वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो ये लाइन एनसीईआरटी में कहाँ लिखी गई है? recognize certain microbes as causal organisms of mosaic disease or tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters, right? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास हो गए। इसकी ये 1892 की कहानी है। 1880 में इसकी नेमिंग हुई, 1892 में डिमित्री इवानोवस्की ने बताया कि टोबैको मोज़ैक वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। फिर एमडब्ल्यू बेजरेनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने क्या किया? टोबैको मोज़ैक वायरस एक्सट्रैक्ट किया। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जो प्लांट ऑलरेडी डिजीज्ड है विद द हेल्प विद टोबैको मोज़ैक वायरस, आपको एक प्लांट मिला और वो डिजीज्ड है, किससे? टोबैको मोज़ैक वायरस से, मतलब उसे मोज़ैक डिजीज है, और वो डिजीज कौन कॉज कर रहा है? टोबैको मोज़ैक वायरस। अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो उस एक्सट्रैक्ट में ऑब्वियसली वायरस होगा, तो वो एक्सट्रैक्ट निकालकर उसने उसे नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु नेम्ड इट? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब जो पॉइजनस फ्लूइड है जो कि दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने एक तो ओके प्लांट लिया और एक डिजीज प्लांट लिया। डिजीज प्लांट से क्या निकाला? वायरस, जिसे बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसे एक्सट्रैक्ट बुलाते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट निकाला, और वो एक्सट्रैक्ट से जो ओके प्लांट था, जो गुड कंडीशन में प्लांट था, उसे इन्फेक्ट करा दिया। तो क्या बोल दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, ऐसा फ्लूइड जो कि डिजीज कॉज करेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. Healthy plants में infection cause कर सकता है, and named the new pathogen virus and called the fluid as contagium vivum fluidum. और उस फ्लूइड को क्या बोला? contagium vivum fluidum, infectious living fluid, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हेल्दी प्लांट्स को, ओके प्लांट को डिजीज कॉज कर। तो अगर आपसे कोई पूछे नेम किसने किया? पास्चर ने किया। अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहले ये किसने बताया कि वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो डीजे या डिमित्री इवानोवस्की। अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन में कि हेल्दी प्लांट्स कैन बी infected by using the extract of unhealthy plant from tobacco plant or tobacco
मोज़ैक डिजीज प्लांट, अगर ऐसा कोई बोलता है कि हेल्दी प्लांट को अनहेल्दी प्लांट डिजीज कर सकता है, ये किसने बोला था विद रिस्पेक्ट टू वायरसेस? एमडब्ल्यू बेजरनिक, 1898। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए बेटा आपको सारे याद करने हैं। देन आता है डब्ल्यू एम स्टेनले। डब्ल्यू एम स्टेनले ईयर कौन सा होगा बेटा? 1935। डब्ल्यू एम स्टेनले, उन्होंने बोला वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं अगर इसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसकी स्टडी करोगे यू विल फाइंड कि लार्जली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एंड जैसा मैंने आपको बताया अगर इनके पास होस्ट सेल नहीं है तो ये इनर्ट होते हैं, एंड ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो मैंने आपको बताया वायरस का मतलब होता है जहर, ये नाम पास्चर ने दिया। सबसे पहले ये बताना कि वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ये क्रेडिट जाएगा डिमित्री इवानोवस्की को। बेजरनिक ने बताया कि अनहेल्दी प्लांट से वायरसेस का एक्सट्रैक्ट निकालकर आप हेल्दी प्लांट्स को डिजीज कर सकते हो, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जैसे टर्म्स यूज करें। डब्ल्यू एम स्टेनले ने इसका स्ट्रक्चर बताया बाय मेकिंग क्रिस्टल्स ऑफ वायरस, वायरस के क्रिस्टल्स बनाया और बोला कि वायरस में तो ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन है। ठीक है, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की डिटेलिंग्स जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ भी है यू कैन आस्क, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कर लिया, एक बार हमारे नोट्स पर चलते हैं। तो हमारे नोट्स में क्या लिखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या लिखा है? डीजे इवानोवस्की, ओके, 1892। एमडब्ल्यू बेजरनिक, 1898। डब्ल्यू एम स्टेनले, 1935। ये ईयर लिखे हैं, बाकी मैंने आपको इनका तीनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या रोल था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेटा वायरस का स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस में बेटा तीन चीजें होती है। तीन चीजों में पहली चीज क्या? एनवेलप, ये बीच वाला पार्ट पढ़ाऊंगी आपको। पहली चीज देखो, एनवेलप होगा, कैप्सिड होगी और न्यूक्लियोइड होगा। एनवेलप सब वायरसेस में नहीं मिलता, जो एनवेलप वाले वायरसेस होते हैं उनमें मिलता है, जो नहीं होते उनमें नहीं मिलता। तो दो कैटेगरी के वायरसेस हो जाते हैं, एनवेलप वायरसेस, नॉन एनवेलप वायरसेस। ठीक है, एनवेलप जो होता है वो वायरल प्रोटीन से बनता है और होस्ट सेल के लिपिड से बनता है। वायरल प्रोटीन से और होस्ट सेल के लिपिड से बनता है, ये याद रखना। तो मैं हमेशा याद रखती थी कि वायरस तो वीपीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सॉरी वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो वायरल प्रोटीन से उसका एनवेलप बनेगा वीआईपी, ये याद रखना। वायरल प्रोटीन से एनवेलप बनेगा, तो अंदर का जो हिस्सा है एनवेलप वायरल प्रोटीन रहेंगे, और लिपिड कौन सा रहेगा? होस्ट का लिपिड रहेगा। ठीक है, देन आता है कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीनेशियस होता है बेटा, कैप्सिड प्रोटीनेशियस होता है। वो किससे बना होता है? कैप्सोमियर से। कैप्सिड के जो यूनिट्स होते हैं ना उनको नाम दिया जाता है कैप्सोमियर। देन हमारे पास होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। उसकी लाइफ साइकिल में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो डीऑक्सी वायरसेस एंड राइबोवायरसेस, इसी बेसिस पर हम नाम दे देते हैं डीऑक्सी वायरसेस या राइबोवायरसेस। डीएनए है तो डीऑक्सी वायरसेस, आरएनए है तो राइबोवायरसेस। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में तीन हिस्से हो गए। एनवेलप, एनवेलप के अंदर वायरल प्रोटीन्स एंड होस्ट लिपिड से बनता है। अगर प्रेजेंट होगा तो कुछ वायरसेस में होगा जिन्हें एनवेलप वायरसेस कहते हैं, कुछ में एब्सेंट होगा जिसे नॉन एनवेलप वायरसेस कहते हैं। कैप्सिड और न्यूक्लियोइड सब में प्रेजेंट होता है। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीनेशियस होता है और इसके यूनिट्स को हम कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। डीऑक्सी वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, राइबो वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। अब एक बार हम फिर से एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि डब्ल्यू एम स्टेनली बोल रहे थे कि जो वायरस है वो लार्जली प्रोटीन से बना है, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स के साथ साथ उसके अंदर और क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ एक एक टाइम पर प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब एक वायरस के अंदर शुरू में लेट्स से डीएनए है तो बाद में वो आरएनए भी बना लेगा, लेकिन एट अ टाइम या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए,
वो प्रोटीन मतलब जो कैप्सोमियर वाला पार्ट है, कैप्सिड वाला पार्ट है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए हो, वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल को कंटामिनेट कर देगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब बेटा ये जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन जनरल लिखा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्लांट वायरसेस हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होंगे। नहीं, इन जनरल का मतलब होता है कि अगर आप 100 केसेस ले रहे हो तो 70% में तो आपको ये केस देखने को मिलेगा ही। तो जनरली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, एसएसआर। प्लांट वायरसेस एसएसआर होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। वहीं जनरली एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर बाकी सारे केसेस मिल जाएंगे। सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल रहा है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल रहा है। डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ भी ली होगी आपने, तो डबल स्टैंड पढ़ते हो ना, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जनरली एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिलेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलेगा। बट क्या नहीं मिल रहा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, क्योंकि ये इन जनरल है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा। एंड देन जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनके लिए हम वर्ड के यूज करते हैं बैक्टीरियोफेजिस और फाजिस। बैक्टीरियोफाजिस, और ये जो बैक्टीरियोफाजिस होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बैक्टीरियोफाजिस कहते हैं। और उनमें यूजुअली या जनरली कैसा मिलता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एसएसआर किसके रिस्पेक्ट में है? प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ मिलेगा? प्लांट्स में। एनिमल्स में एक ही केस छोड़ा हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बाकी सारा मिलेगा। और जो बैक्टीरियोफाजिस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है। प्रोटीन कोड जो है इसे हम कैप्सिड कहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैप्सिड में स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल सारे वायरसेस में मिलेगा, याद रखना है, सारे वायरसेस में मिलेगा। कैप्सोमियर्स जो है या तो वो हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होंगी या फिर वो पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होती है। हेलिक्स की फॉर्म में देखो, ये देखो, ये वाली जो कैप्सोमियर ने टोबैको मोज़ैक वायरस की फोटो बना रखी है, इसमें ये जो अरेंजमेंट है ना, दिस इज हेलिकल अरेंजमेंट। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरीके से अरेंज है ये सारी कैप्सोमियर्स। तो ये जो ग्रीन वाली कैप्सोमियर्स है वो हेलिकली अरेंज्ड है। ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ देखें पॉलीहेड्रल में अरेंज है, यहाँ जो कैप्सोमियर्स अरेंज है ना, ये वाली, ये कैसी अरेंज है बेटा? पॉलीहेड्रल फॉर्म में। देखो, एक फेस ये हो गया, फिर एक फेस ये हो गया, फिर एक फेस ये हो गया, फिर ये। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहेड्रल। इज दैट क्लियर? ओके, वापस जाते हैं एनसीईआरटी पे नीचे। तो मैंने आपको बता दिया, जनरली प्लांट वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एनिमल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर बाकी तीनों केसेस होते हैं, और बैक्टीरियोफाजेस में जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कैप्सोमियर्स से कैप्सिड बनती है। कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट हेलिकल भी हो सकता है, जैसा कि मैंने टोबैको मोज़ैक वायरस में दिखाया, और इट कैन बी पॉलीहेड्रल, जैसा कि मैंने आपको बैक्टीरियोफाज के केस में दिखाया। अब वायरसेस होते हैं वो अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करता है, हर्पीज वायरस हर्पीज डिजीज कॉज करता है। देन स्मॉल पॉक्स जो है वो विरियोला वायरस से कॉज होती है। कौन से वायरस से कॉज होती है? विरियोला वायरस से कॉज होती है। देन हमारे पास है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस क्या कॉज करते हैं? हमारे मम्स। मम्स कौन करता है? पैरामिक्सो वायरस कॉज करता है। HIV एड्स किससे कॉज होता है? रेट्रोवायरस। तो ये आपको एनिमल डिजीज बताई है जो कि वायरसेस से होती है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे विल कॉज द डिजीज आल्सो। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीज वायरस, वेरियोला व्हिच इज कॉजिंग स्मॉल पॉक्स, पैरामिक्सो वायरस मम्प्स कॉज कर रहा है, रेट्रोवायरस इज HIV। इस पर पूरा 12th में चैप्टर है, आपको 11th में इनकी डिटेलिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायरस कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12th में। तो 11th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अभी 12th डिप करने की जरूरत नहीं है। 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा, पहले वो पढ़ लो। ठीक है। उसके बाद प्लांट्स के केस में लकीली आपको वायरसेस के नाम याद नहीं करने, सिर्फ आपको सिम्टम्स याद रखने हैं। कि कई बार जो डिजीज होंगी वायरस से, उसमें मोज़ैक फॉर्मेशन होगा, मतलब पैचेस अपीयर होंगे, लीफ की रोलिंग होगी, लीफ रोल हो जाएगी, ऐसे लीफ रोल हो जाएगी या कर्ल हो जाएगी। ठीक है। तो लीफ रोलिंग और कर्लिंग में क्या फर्क है? कर्लिंग इज जस्ट लाइक द हेयर स्ट्रैंड्स, जैसे हम कर्ल देखते हैं।
रोलिंग में क्या होता है, ये आप लीफ इमेजिन करो और इस तरीके से रोल होते होते अंदर की तरफ घुस जाएगी, मतलब इस तरीके से आगे के हिस्से से, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, मतलब अगर वेन के आसपास का क्लोरोफिल डेथ कर जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, येलोइंग और वेन क्लियरिंग। देन डॉर्फिंग मतलब छोटा रह जाना, अनस्टंटेड ग्रोथ वही मतलब छोटा रह जाना, रुकी हुई ग्रोथ, ठीक है। तो रुकी हुई ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिंग, छोटा रह जाना प्लांट में, ये सिम्टम्स है जो कि वायरल डिजीज के सिम्टम्स है। अब अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी से मैंने आपका वायरस वाला सेक्शन पूरा कर लिया, बट इसमें और भी डिटेलिंग है। अब देखो, हमें दो फोटोज दी है लेकिन उनमें पूरी नेमिंग नहीं करी। पहली टोबैको मोज़ैक वायरस, जिस पर सबसे पहले किसने काम किया था, डिमित्री इवानोवस्की ने, ठीक है। बाद में एमडब्ल्यू बेजनिक ने भी उस पर काम किया, ठीक है। तो टोबैको मोज़ैक वायरस इज अ रॉड लाइक वायरस, इट इज इलोंगेटेड, ये पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ ऐड कर लो। रॉड लाइक इलोंगेटेड, इसका डायमेंशन अगर कोई पूछ ले तो 3000 इंटू 180 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3000 इंटू 180 एंगस्ट्रॉम, एक बार आपके ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है, पहले जिपमर का एक एग्जाम होता था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3000 इंटू 180 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसका जो आरएनए वो भी हेलिकली अरेंज रहता है, और आरएनए जैसे बताया प्लांट्स में जनरली कैसे आरएनए कैसे वायरसेस मिलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेस मिलते हैं। तो आरएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, और कैसे अरेंज्ड है, हेलिकली अरेंज्ड है। तो क्या लिखा, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल आरएनए, ठीक है। अब इस आरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैंने आपको पहले बता दिया था इसकी जो कैप्सोमियर्स है वो भी कैसे अरेंज होती है, हेलिकल। तो कैप्सिड में भी क्या होगी, हेलिकल अरेंजमेंट होगी, हेलिक्स। आप सबको पता है ना हेलिक्स क्या होता है। अब इसके अंदर टोटल 2130 कैप्सोमियर्स है, मतलब 2130 कैप्सोमियर्स है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर का अगर रेशो देखिए तो कितना हो जाएगा, 3:1, 3 गुना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है कंपैरेटिव टू कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर है क्या, प्रोटीन, नथिंग बट प्रोटीन। तो 2130 कैप्सोमियर्स किस में प्रेजेंट है बेटा, 2130 कैप्सोमियर्स किसके अंदर प्रेजेंट है, 2130 कैप्सोमियर्स टोबैको मोज़ैक वायरस के कैप्सिड में, ठीक है। हेलिकली अरेंज्ड है, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपनी एनसीईआरटी में ऐड करनी। ये जो दूसरा वायरस आपको दिया हुआ है, दिस इज T4 बैक्टीरियोफाज, दिस इज T4 बैक्टीरियोफाज, ओके। अब ये जो T4 बैक्टीरियोफाज है, इसकी बाकी नेमिंग तो आपको दिख रही है कि देयर इज हेड, हेड के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा और कैप्सिड होगी। कैप्सिड कैसी है, पॉलीहेड्रल, पहले बता दिया मैंने आपको, पॉलीहेड्रल मतलब मल्टीपल फेसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। देन देयर इज अ कॉलर विच इज कनेक्टिंग हेड टू द शीथ, शीथ से हेड को कनेक्ट कर रही है, मिडल रीजन से हेड को कनेक्ट कर रही है। ये शीथ किस में टर्मिनेट होती है बेटा, ये नेक रीजन जो है ये किस में टर्मिनेट होता है, ये हेक्सागोनल बेस प्लेट में टर्मिनेट होता है। हेक्सागोनल जैसे हमारा बेंजीन का होता है ना, वैसा से ही साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर, वैसा ही इस बेस प्लेट का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोल दिया हेक्सागोनल बेस प्लेट। एनसीईआरटी ने नेमिंग नहीं करी, आप कर लेना। इसके नीचे होती है टेल की पिंस, ये जो है ना 6, ये टेल पिंस है, ये जो 6 आप काउंट करोगे, ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, टेल पिंस। और ये बड़े बड़े टेल फाइबर। आपको बहुत बार नेमिंग ही गलत हो जाती है, बच्चों को लगता है शीट हेड में होती होगी तो बच्चे हेड में शीट कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है टेल पिंस, एक्चुअली ये फ्रॉन्ग्स है ना, ये टेल पिंस है, नहीं ये टेल फाइबर्स है, पिंस नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और ये किसकी है, T4 बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर है। तो हमने सबसे पहले वायरस का नेमिंग पढ़ा, वायरस के नेम का मतलब पढ़ा, पास्टर ने नेमिंग करी, हमने 3 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कौन कौन से, डिमित्री इवानोवस्की, एमडब्ल्यू बेजरिनिक एंड WM स्टैनले। फिर हमने पढ़ा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें ऑनवेलप की बात करी, वायरल प्रोटीन से बना होता है ऑनवेलप, VIP वायरल प्रोटीन, एंड होस्ट के लिपिड्स यूज होते हैं, सब में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, कैप्सिड, कैप्सोमियर, हेलिकल या पॉलीहेड्रल, ये बात करी। डीऑक्सी वायरसेस एंड RNA वायरसेस मतलब राइबो वायरसेस की बात करी। फिर हमने आपको बताया कि किसी भी वायरस के अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। फिर आपको बताया कि जनरली प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, जैसे कि हम टोबैको मोज़ैक वायरस में देख रहे हैं। एनिमल्स के अंदर डबल सिंगल स्टैंडर्ड DNA को छोड़कर बाकी तीनों केसेस देखने को मिलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियोफाजेस में डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, तो ये बैक्टीरियोफाज है तो इसके अंदर हेड में जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड DNA वाला, ठीक है। फिर मैंने आपको डिजीज की बात करी कि कैसे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा डिजीज कर रहा है, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स कर रहा है, पैरामिक्सो वायरस मम्स कॉज कर रहा है, रेट्रोवायरसेस HIV कॉज कर रहा है। उसके बाद हमने सिम्टम्स की बात करी। तो हमारा एनसीईआरटी से तो डिटेलिंग पूरा हो गया है।
अब हमें क्या करना है, एक लॉजिक समझना है कि मैंने आपको क्यों कहा था कि वो जनरली याद रखना। मैंने बोला था ना कि जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बोला था उसके अंदर कि जनरली मतलब यूजुअली इट इज देयर बट देयर आर एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये एक्सेप्शंस अगर लिख लोगे तो याद रहेगा कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट देगा कि ऑल एनिमल वायरसेस have these many cases, all plant viruses are single stranded RNA viruses, नहीं गलत हो जाएगा, all नहीं आएगा, generally it is the case. For example, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो ये प्लांट वायरस का एग्जांपल हो गया। जो रैट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाजेस जो होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। जैसे क्यूबी जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। 5x174, इसका नाम आपके पास 12th क्लास में भी आएगा। 5x174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बेटा ये जो है ना ये एक्सेप्शंस है, आपको एक्सेप्शंस कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। मैं आपको नहीं कह रही कि आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे, बट अगर आप एक्सेप्शन अपने नोट्स में लिखोगे तो आपको वो पॉइंट याद रहेगा कि जनरली लिखा है वहां, ठीक है। अगर आपका मन हो तो इसे नोट्स में ऐड कर लेना, अदरवाइज ये आपसे डायरेक्ट कोई भी नहीं पूछेगा, आई एम सो श्योर अबाउट इट, ठीक है। अब हमारे पास होता है नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस एंड लिविंग नेचर ऑफ वायरस, दोनों चीजें होती हैं। नॉन लिविंग नेचर क्यों है वायरस का बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नॉन लिविंग नेचर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है। इसके क्रिस्टल्स बना सकते हो भाई, अभी पढ़ा डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्रिस्टल बना दिया इसका। इसके अलावा ये जो लिविंग सेल है उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वैसे इसमें भी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता, ना कभी ये ग्रोथ करता ना डिवीजन करता। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये नॉन लिविंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। और लिविंग नेचर को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बना तो ये ले देकर मैक्रोमोलिक्यूल से ही ना, बायोमोलिक्यूल से ही, ठीक है। इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। इट कैन मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है। इसमें म्यूटेशंस भी होती है। कोविड में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के कितने वेरिएंट आए हैं, तो ये म्यूटेशन शो करता है। जैसे हम बाकी पैथोजेंस को लैब में किल करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग देम और बाय पुटिंग यूवी रेडिएशंस ऑन देम, द सेम वे वी कैन किल वायरसेस। यूवी रेडिएशन से भी वायरसेस मर जाते हैं, इसीलिए हम मसालों को धूप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं कि उसमें यूवी रेडिएशन होती है, तो मसालों में अगर कोई भी माइक्रोब है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। तो जैसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूवी रेडिएशन से मर जाते हैं या ऑटोक्लेविंग से मर जाते हैं। आप ऑटोक्लेविंग को समझ लीजिए कि लैब में यूज होने वाला प्रेशर कुकर। हम चीजों को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और वो सारी पे जितने भी माइक्रोब्स लगे रहते हैं वो सब मर जाते हैं। तो ऑटोक्लेविंग मतलब लैब का प्रेशर कुकर, इतना याद रख लो काफी है। आपको ऑटोक्लेविंग देखने को मिलेगी कभी कॉलेज के दिनों में जाओगे तो ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें हम किसी भी चीज को पैथोजन फ्री बना सकते हैं, बैक्टीरिया फ्री बना सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बना सकते हैं। तो जैसे हम बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं वैसे ही वायरसेस को भी मारा जा सकता है। ये होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। अब कोविड किसी गाय को थोड़ी ना हुआ, किसी कुत्ते को थोड़ी ना हुआ, इंसानों को ही हुआ। तो हर वायरस का एक होस्ट निर्धारित रहता है, पता रहता है कि इसका कौन सा होस्ट होगा। ये हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। तो शो होस्ट स्पेसिफिसिटी कॉजेस डिजीजेस, हमें पता है बहुत सारे डिजीज वायरस से कॉज होती है। एंड दे कैरी सर्टेन एंजाइम्स, इनके पास खुद के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे न्यूरामिनिडेज, ट्रांसक्रिप्टेज, लाइसोजाइम, ये खुद के एंजाइम इनके, ये होस्ट से नहीं ले रहे, ये इनके पास खुद से प्रेजेंट है। तो कुछ एंजाइम्स भी कैरी कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से बने, डिजीज शो कर रहे हैं, होस्ट के लिए स्पेसिफिसिटी दिखा रहे हैं। जैसे बाकी पैथोजन को मारा जा सकता है, इनको भी मारा जा सकता है। ये भी म्यूटेशंस, 11th के बच्चों को पता नहीं होगा म्यूटेशंस क्या होती है। डीएनए के अंदर चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस होते हैं, नॉट ऑलवेज डीएनए, इट कैन बी आरएनए आल्सो। जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है, मान लीजिए एक बेस की जगह दूसरा बेस आ गया, उसे क्या कहेंगे, म्यूटेशन। कैन मल्टीप्लाई इनसाइड सेल, ठीक है। ये सारा काम, ये सारी दोनों हमने डिस्कशन कर लिया कि क्यों तो हम इसे नॉन लिविंग कह रहे हैं और क्यों हम इसे लिविंग कह रहे हैं। क्लियर। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस, पहले बता दिया आपको, रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। वायरसेस के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, बिल्कुल छोटा छोटा समझना, वो डिटेल नहीं करेंगे, इसकी डिटेल आपको नहीं करनी है। या तो फेजिक रिप्रोडक्शन होता है या पीनोसिटिक रिप्रोडक्शन होता है।
हमारे कोर्स में फेजिक रिप्रोडक्शन है। फेजिक रिप्रोडक्शन में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। देखो आपको पता है ये रिप्रोडक्शन खुद से तो कर नहीं सकते, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, होस्ट सेल पर। तो ये होस्ट सेल को पहले क्या करेंगे बेटा, इनफेक्ट। तो अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर जा रहा है, डीएनए आरएनए जो भी इनके पास है वही अंदर जा रहा है, तो होती है फेजिक रिप्रोडक्शन। अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ कैप्सिड भी अंदर जा रही है तो इसे बोलते हैं पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन। ये याद रखना, ठीक है। पिनोसिटिक रिप्रोडक्शन टोबैको मोज़ैक वायरस में, एचआईवी में, हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी का भी वायरस होता है, ठीक है। तो टोबैको मोज़ैक वायरस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलती है। पिनोसिटिक जहां कैप्सिड भी एंटर करेगा होस्ट सेल में और न्यूक्लिक एसिड भी करेगा। फेजिक में सिर्फ क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड। फेजिक के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक लिटिक और एक लाइसोजेनिक। लिटिक को लाइटिक भी बोलते हैं। जो लाइटिक होता है लाइस कर देता है सेल को बर्स्ट कर देता है। लाइसिस वर्ड काफी बार पढ़ा होगा आपने। तो लाइस कर देता है, सेल को बर्स्ट कर देता है। तो ऐसे वायरसेस एक्चुअली डिजीज कॉज करते हैं, तो इन्हें पैथोजेनिक फाजिस बोलते हैं या फिर विरुलेंट फाजिस बोलते हैं। विरुलेंस का मतलब ये होता है डिजीज कॉजिंग वायरसेस की बात चल रही है। तो लाइटिक मतलब जो सेल को जिस होस्ट सेल में है, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर देंगे, मतलब उसे ही लाइस कर देंगे, उसे ही बर्स्ट कर देंगे। तो वो लाइटिक रिप्रोडक्शन होता है। लाइसोजेनिक में वो उसके अंदर बने रहेंगे लेकिन उसे बर्स्ट नहीं करेंगे, उसे खत्म नहीं करेंगे लाइसोजेनिक में। तो जो डिजीज कॉजिंग वायरसेस होते हैं वो लाइटिक लाइफ साइकिल में जाते हैं, और जो डोरमेंट वायरस होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते वो लाइसोजेनिक में जाते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। तो हमने रिप्रोडक्शन में दो टाइप पढ़े, एक पढ़ा फेजिक और एक पढ़ा पिनोसिटिक। जो फेजिक वायरसेस होते हैं बेटा, फेजिक और पिनोसिटिक, मैंने दो आपको बताया। फेजिक के अंदर मैंने क्या बोला कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंटर करेगा, और पिनोसिटिक में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों एंटर करेंगे। टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी के एग्जाम्पल है, राइट। देन हम बात कर रहे हैं दूसरे इसकी फेजिक की। फेजिक के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाएगा। अगर वो न्यूक्लिक एसिड अंदर जाने के बाद इवेंचुअली होस्ट सेल को लाइस करा देता है तो लाइटिक रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये डिजीज कॉज करते हैं। और अगर वो होस्ट सेल को लाइज नहीं कराता, वो होस्ट सेल के अंदर बना रहेगा, अपना भी काम करता रहेगा, होस्ट सेल भी अपने आराम से काम करती रहेगी, वो होती है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लाइसोजेनिक के अंदर टेम्परेट वायरसेस आ जाएंगे जो कि डिजीज कॉज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा फाजिस, और ये T4, ये है लैम्डा फाजिस, ठीक है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स कोई नहीं पूछेगा, बट ये टर्म्स पता होनी चाहिए, फेजिक, पिनोसिटिक, एंड फेजिक के अंदर लाइटिक एंड लाइसोजिक। ओके, इज दैट क्लियर? अब क्लास 12 की एनसीईआरटी में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेटा। क्लास 12 की एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जिन सेल्स के अंदर एक बार वायरस चला गया, वो इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस करती है। इंटरफेरोन्स आर अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। पूरे सेल चैप्टर में हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करी है। तो इंटरफेरोन्स रिलीज करती है जो कि एक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि बाकी सेल्स को इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है, अगर एक सेल एक बार वायरस इन्फेक्टेड हो जाती है और बच जाती है, तो वो क्या रिलीज करने लगेगी, इंटरफेरोन्स विच आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगी, और वो ग्लाइकोप्रोटीन बाकी सेल्स को इन्फेक्शन से बचाएगा। ये 12th की एनसीईआरटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा साइनोफाजस, जैसे हमने बैक्टीरियोफाज पढ़े हैं, वैसे क्या होता है बेटा, साइनोफाजस होता है। साइनोफाजस किसको इन्फेक्ट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं कौन से बेटा, साइनोफाजस, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हमारे पास, LPP1। आपको जो हमारी इंडस्ट्री के टेस्ट होते हैं, जैसे आप लोग कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखते हो किसी ना किसी कोचिंग की, राइट। तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है LPP1 क्या है, तो पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करता है। तो ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, और आपको ये जो एग्जाम्पल्स है करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि वो जो केसेस हमने पढ़े थे प्लांट वायरसेस के, एनिमल वायरसेस के, वो क्या थे, जनरली वाले केसेस थे, ऑल केसेस नहीं थे, ठीक है। आई थिंक आपको वायरस थ्रू आउट समझ आ गया होगा। अगर आपको आगे के टॉपिक्स देखने हैं, वायरोइड्स, प्रायंस, लाइकेंस एंड माइकोराइजा, तो उसके हमने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाल दिए हैं।
कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, कल जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, एक तो फंजाई किंगडम पूरा ही बताना है, तो कल मैं कोशिश करूंगी कि पूरा फंजाई किंगडम डाल दूं। एंड देन क्लास 11th के बच्चों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम स्टार्टिंग से पढ़ा दो, लिविंग वर्ल्ड भी बता दो। तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट शुरू करूंगी लिविंग वर्ल्ड की। तो लिविंग वर्ल्ड का एक वीडियो जाएगा एंड बाकी वीडियोज होंगे फंजाई को जो पूरा किंगडम है उसको डिस्कस करने के लिए। वंस फंजाई इज ओवर देन आई विल टेक अप प्रोटेस्टा एंड मुनेर। प्रोटेस्टा मुनेरा होने के बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हम बताते हैं, वो क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा वेंसडे तक ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। एंड मीनवाइल आई स्टार्ट विद लिविंग वर्ल्ड ऑल्सो। लिविंग वर्ल्ड खत्म करने के बाद देन आई गो विद प्लांट किंगडम। ठीक है। अगर आपको एनिमल से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए, जोलॉजी से रिलेटेड, मतलब एनिमल किंगडम एंड ऑल, तो मुझे बता दीजिएगा। पहले मैं बॉटनी वाला पार्ट कवर करूंगी, देन आई टेक अप एनिमल पार्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।